Hello everyone, welcome back to this channel. This is Akanksha Rawat and the topic that we have brought today is industrial disputes. So let's start. So according to section 2 of Industrial Disputes Act 1947, जो कि एक बहुत important act है हमारे industrial relations में, ठीक है. So industrial dispute कोई भी ऐसा dispute हो सकता है या फिर difference आ सकता है, ठीक है, employers and employers के बीच में, employers and workmen के बीच में, या फिर वर्कमैन में ही आपस में कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है, डिफरेंस आ जाना, मतभेद हो जाना, जिनका कनेक्शन उनके एम्प्लॉयमेंट से या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट से, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन किया है उन टर्म्स एंड कंडीशंस से, या फिर जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो. इन इश्यूज़ पे अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं, ठीक है. तो जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अकर करता है तो दोनों मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, जो दोनों पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो ट्राई करती हैं कि वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकें, ठीक है, एक दूसरे को प्रेशराइज कर सकें एंड अपनी जो भी अपनी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करा सकें दूसरी पार्टी से, ठीक है. तो जो मैनेजमेंट होती है वो यहाँ पे लॉकआउट कर सकती है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करने को. एंड जो वर्कर्स हैं अगर उनको अपनी डिमांड्स फुलफ़िल करवानी है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं एंड पिकेटिंग कर सकते हैं. सो कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के? फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज, सेकंड कम्स नॉन इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है. तो इकोनॉमिक कॉजेज में आते हैं आपके वेजेस, आपकी बोनस, डियरनेस अलाउंसेज, कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग आवर्स, लीव एंड हॉलीडेज विद पे, जो हमारी पेड लीव्स होती हैं वो, एंड अनजस्ट डिसमिसल्स और रिट्रेंचमेंट्स. अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट है किसी पर्सन को रिट्रेंच कर दे रहा है एंड अनजस्टली बिना किसी रीज़न के किसी को डिसमिस कर दे रहा है, ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर आते हैं. एंड जो नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं वो क्या है कि आप ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपके वर्कर्स जो है उनके आप राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, सुपरवाइजरी स्टाफ है जो उनके साथ आप इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं, सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल कॉजेज़ की वजह से जो स्ट्राइक्स होती हैं या फिर जो डिस्प्यूट होते हैं उनको आप नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर कैटेगराइज करते हैं. सो यहाँ पे हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं जो कि कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स रहे हैं 1973 से, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन यहाँ पे वेजेस एंड अलाउंसेस का है. सेकंड जो हमारा रीज़न है वो आता है पर्सोनेल एंड रिट्रेंचमेंट. थर्ड रीज़न इज़ बोनस. फोर्थ इज़ इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस. फिफ्थ वन इज़ लीव एंड आवर्स ऑफ वर्क. एंड लास्ट एंड सबसे जो अभी तक का छोटा कॉज रहा है वो है मिसलेनियस कॉजेज, ठीक है, जो अदर कॉजेज रहते हैं. सो आउटकम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के जो आउटकम्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? अगर वर्कर्स कर रहे हैं तो स्ट्राइक्स हो सकती हैं, एंड अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो लॉकआउट हो सकता है, ठीक है. तो स्ट्राइक में क्या होगा? स्ट्राइक को हम लोगों ने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है. सो प्राइमरी स्ट्राइक्स जिसके अंदर घेराव आता है, पिकेटिंग एंड बॉयकॉट आता है, स्टे अवे स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक, गो स्लो एंड वर्क टू रूल, ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी स्ट्राइक जिसको हम सिंपैथी स्ट्राइक बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज अदर स्ट्राइक जिसमें आती है जनरल स्ट्राइक, पॉलिटिकल स्ट्राइक, पर्टिकुलर स्ट्राइक एंड बंद. सो नाउ मेजर्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? फर्स्ट मेथड इज़ प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट. आपका जो मैनेजमेंट का आउटलुक है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है. आप लोग कैसे जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि फ्यूचर में आ सकती हैं, आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसीज़ बना के रखिए कि आपके वर्कर्स को वो प्रॉब्लम्स फेस ही ना करनी पड़े, ठीक है. तो आप यहाँ पे जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको काफ़ी कॉन्शियसली हैंडल करते हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं, उनके राइट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन. तो अगर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी यूनियन है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है तो वो अपने वर्कर्स के इश्यूज़ को काफ़ी बोल्डली एंड काफ़ी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाएगी मैनेजमेंट के सामने, एंड मैनेजमेंट को भी उनकी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है. तो मैनेजमेंट भी ये नहीं कर सकता है कि उनको इग्नोर कर दे या फिर उनकी जो भी उनकी प्लीज़ हैं या फिर उनके जो भी इश्यूज़ हैं आप उनको बैक ऑफ कर जाएं उनसे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है हमारी जो ट्रेड यूनियन है उसका. थर्ड वन इज़ एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. तो यहाँ पे आप लोग ट्राई करते हैं कि आपका मैनेजमेंट का आउटलुक प्रोग्रेसिव होता ही है, ठीक है, जिसमें आप लोग राइट्स ऑफ वर्कर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है.
तो यहाँ पे जो लेबर यूनियंस है वो भी ट्राई करती हैं कि वो अपने मेंबर्स को, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके वर्कर्स हैं, जो जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल कर पाए, ठीक है। एंड दोनों ही पार्टीज़ का जो बिलीफ होता है, फेथ होता है, वो होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, जिसमें वो कलेक्टिवली आना चाहते हैं एंड बार्गेन करके अपने दोनों इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का, कॉन्फिडेंस का एंड रिस्पेक्ट का माहौल देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज़ म्यूचुअल एकोमोडेशन। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट्स हैं ट्रेड यूनियन के पास, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अप्रोच अपनाते हैं गिव एंड टेक का, मीन्स दोनों ही पार्टीज़ की जो बेनिफिट्स हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने का, ठीक है। आप उनको फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट को प्रोडक्टिविटी चाहिए, ठीक है, वर्कर्स को क्या चाहिए, वेजेस। तो अगर मैनेजमेंट चाहता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो तो वर्कर्स उनको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके दे, एंड इसके रिटर्न में वर्कर्स को जो भी वो वेजेस चाहते हैं, जो इंक्रीज चाहते हैं, उनको वो वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे गिव एंड टेक का अप्रोच अपनाते हैं रादर देन टेक और लीव, मीन्स किसी एक पार्टी को विन करने दें, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे दोनों ही पार्टीज विन विन सिचुएशन तैयार करती हैं, लाने की सोचती हैं, ठीक है। फिफ्थ वन इज सिंसियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स। तो जो भी एग्रीमेंट्स आप लेके आए होते हैं, आप लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, एंड जो भी आप लोगों के लास्ट में एग्रीमेंट होता है, साइन होता है, ठीक है, जिसमें दोनों ही पार्टीज अग्री करती हैं, आप ट्राई करते हैं कि आप उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ, ठीक है। सिर्फ एनफोर्स करना, सिर्फ पेपर्स में उनका होना एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, एक रिवॉर्डिंग पोजीशन नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनका इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिक्स वन इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग वर्कर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को मैनेजमेंट का पार्ट बनने का मौका देते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं आपकी, जिसमें आप लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप उसमें उन पोजीशंस में अपने वर्कर्स का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनकरेज करते हैं उन वर्कर्स को, सो दैट वो वर्क कमेटी फॉर्म कर सके, जॉइंट कंसल्टेशन और ये जो बाकी मेथड्स हैं उनका यूज़ कर सके, एंड जिससे क्या होगा कि वर्कर्स और जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके बीच का कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एंड ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सेवेंथ वन इज साउंड पर्सोनल पॉलिसीज़। पर्सोनल पॉलिसीज़ मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनका फॉर्मुलेशन वर्कर्स से कंसल्ट करके होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग उनके भी जो इश्यूज़ हो सकते हैं, या उनकी तरफ की जो भी उनका माइंडसेट है, या उनकी जो भी डिमांड्स है, उसके पीछे की रीजंस आप समझ पाएंगे। फाइन। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ आप बनाते हैं उनको आपको क्लियरली स्टेट करना होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए, जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो सबको समझ में आनी चाहिए एंड ईजी वर्ड्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, एंड इसके अलावा आपको एक फेयर ट्रीटमेंट रखना होता है सारे वर्कर्स के लिए। आप किसी भी एक पर्सन को आप वो नहीं कर सकते हैं, मीन्स फेवर नहीं कर सकते, ठीक है। 8 पॉइंटर्स गवर्नमेंट्स रोल। तो गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करने में, ठीक है। काफ़ी सारे लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जिनको कंपलसरी रिकॉग्निशन भी है, जिसका एक पार्ट, ठीक है, यूनियन जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एंड अगर कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इंटरवीन करती है, एंड वर्कर्स के जो भी राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं होने देती, ठीक है। एंड ये सब क्यों होता है, ताकि आप इंडस्ट्रियल पीस को रीस्टोर कर सको। नाउ मशीनरी फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे दो तरह की मशीनरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिवेंटिव मशीनरी, सेकेंड वन इज़ सेटलमेंट मशीनरी, ठीक है। आपने एक कोट सुना होगा, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप बचाओ ज़्यादा अच्छा है किसी भी चीज़ का इलाज करने से। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम कर भी रहे हैं, ठीक है। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लॉकडाउन करके खुद को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास इस जो भी पेंडेमिक है, इसका हमारे पास कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, पहले स्टेप में आप क्या करें, आप लोग डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने कुछ मेजर्स अपनाए हैं, एंड अगर लास्ट में डिस्प्यूट हो ही जाता है, ठीक है, तो उसको सेटल डाउन करना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें सेटलमेंट मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मशीनरी, कि आप कैसे कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं।
फर्स्ट मेथड इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट में कुछ सीट्स होती हैं, कुछ पोजीशंस होती हैं जिनको आप लोग कंसल्टेशन के लिए जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको आप लोग मौका देते हैं कि वो उनका पार्ट बने, ठीक है। एंड ये स्कीम्स क्या हो सकती हैं, वर्क कमेटी बना सकते हैं, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बना सकते हैं, ठीक है, शॉप काउंसिल बना सकते हैं, जॉइंट काउंसिल बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके हेल्प से आप लोग वर्कर्स का पार्टिसिपेशन लेके आते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, जिससे कि जो वर्कर्स के इशू हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनको भी जान सकें। सेकेंड इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको आप लोग डिफाइन करते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप इसेंशियल कंडीशंस होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट की, उनके बारे में बार्गेन करते हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनके साथ, ठीक है। एंड ये कॉन्सेप्ट डेल योडर की आपको डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। थर्ड इज ग्रीवेंस प्रोसीजर, ठीक है। ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस वो सिम्टम्स हैं जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ग्रीवेंस का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। कोई एम्प्लॉय अगर डिससेटिस्फाइड है या फिर उसको लग रहा है कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसके माइंड में ये कोई एक बात रह जाती है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ग्रीवेंस कहलाता है। तो ग्रीवेंस से कोप अप करने के लिए भी आपका एक मैकेनिज्म है जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग ग्रीवेंस को हैंडल करते हैं। आपको ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको देख सकते हैं अगर आपको ग्रीवेंस प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है तो, ठीक है। फोर्थ वन इज ट्राइपार्टाइट बॉडीज। ट्राइपार्टाइट मीन्स 3 पार्टीज, ठीक है। तो 2 पार्टीज तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी, हमारा मैनेजमेंट एंड हमारा वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारी, ठीक है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स तो पहले से ही थे, ठीक है। ट्राइपार्टाइट बॉडीज में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है, थर्ड पार्टी इंटरफेयर करती है, जो कि एक कंसल्टेटिव बॉडी का काम करती है, ठीक है, जो आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने में आपको हेल्प करती है। इसका एम होता है कि दोनों पार्टीज़ को एक म्यूचुअल सेटलमेंट वाले ग्राउंड पे लेके आ जाए, उनके डिफरेंसेस को सॉल्व आउट किया जाए एंड उनके बीच में कोऑपरेशन एंड गुडविल एस्टैब्लिश की जाए। फिफ्थ वन इज कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग कुछ अग्रीड वॉलंटरी प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं डिसिप्लिन के, जिसमें आप लोग डूज एंड डोंट्स लिखते हैं, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको हर एक मेंबर को जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये आपको मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में गुड रिलेशंस फॉर्म करने के लिए भी हेल्प करते हैं आपके कोड ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कि किसी भी लेबर एंड मैनेजमेंट के रिलेशन की बोन ऑफ कंटेंशन होती है, ठीक है। तो आप लोग इंडस्ट्रियल जो स्ट्राइक्स होती हैं उनको आप लोग उनके इमरजेंस को प्रिवेंट करने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उनके जो भी पनिशमेंट होते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम द स्टेज ऑफ एंट्री। जब भी कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है तब कौन सी कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट उसको फुलफ़िल करनी है, यहाँ से लेकर के जो भी रेगुलेटरी पैटर्न्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, उनको सारी चीज़ें फॉर्म आउट करनी होती हैं। तो ये भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि आपकी वर्किंग लाइफ के दौरान आपको फॉलो करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट मशीनरी। नाउ जो डिस्प्यूट है वर्कर कर चुका है, आप प्रिवेंट नहीं कर पाए उसको, अब वर्कर हो चुका है तो आपको उसका क्योर ही कराना पड़ेगा, ठीक है, उसका इलाज ही कराना है अब आपको। तो कॉन्सिलेशन मशीनरी फर्स्ट पार्ट है हमारा। कॉन्सिलेशन मशीनरी में आप लोग क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी इंटरफेयर करती है आपके डिस्प्यूट में, ठीक है, आपको हेल्प करती है सो दैट आप जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं वो अपने डिफरेंसेस को रिड्यूस कर सके एंड एक सेटलमेंट पे, एक एग्रीड सॉल्यूशन पे पहुंच सके, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है और अगर वो नहीं सॉल्व कर पाए तो कॉन्सिलेशन कमेटी होती है। सो कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो होते हैं उनको अपॉइंट करती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, इन डिस्प्यूट्स को मीडिएट करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो पर्सन होता है ये जजमेंट देता है विद इन 14 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। जब भी ये मैटर रजिस्टर होता है उनके पास, उसके 14 डेज के विद इन उन्हें जजमेंट पास करना होता है, ठीक है। एंड अगर वो पास नहीं कर पाए तो कॉन्सिलेशन कमेटी फॉर्म की जाती है। ये एक एडहॉक ट्राइपार्टाइट बॉडी होती है,
ठीक है। एडहॉक का मीनिंग होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये सिर्फ इसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट के लिए बनाई गई बॉडी है। इसके बाद ये फिर से रिजॉल्व हो जाएगी एंड फिर से अलग अलग हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये जो बॉडी होती है इनके पास सिविल कोड के सारे पावर्स और राइट्स होते हैं, ठीक है। एंड ये आपको हेल्प करती है सो दैट अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट कर सकें, ठीक। सेकेंड वन इज़ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आप लोग कॉन्सिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर वो फेल कर जाएं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, ठीक है, जो आपने कॉन्सिलेशन मशीनरी ऊपर अपनाई है उसको आप लोग, वो अगर फेल कर जाती है किसी भी डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने में, तो आप लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एंड वो इन्वेस्टिगेट करती है डिस्प्यूट के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। तो अगर ऑन द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ प्लेकेलेशन प्रोसीजर्स, अगर जो कॉन्सुलेशन ऑफिसर थे अगर वो आपके डिस्प्यूट को सेटल डाउन नहीं कर पाए, तो आप लोग क्या करते हैं, डिस्प्यूट को रेफ़र करते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेटर को, जो कि कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको कि दोनों ही पार्टीज़ कॉमनली एंड विलफुली पिक करती हैं, दोनों ही पार्टीज़ अग्री करती हैं कि हाँ ये तीसरा पर्सन है जो कि हम दोनों के बीच में डिसीजन करा सकता है, हमारा जो भी हमें बार्गेन करके दे सकता है, या फिर इनका डिसीजन हम दोनों ही पार्टीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कोई पर्सन, ठीक है। तो ये वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग ऑफर्स देते हैं और यहाँ पे आप लोग जो भी ऑफ़र होता है उसको एज ओपन डोर आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो भी डिबेट्स होती हैं वो की जाती हैं यहाँ पे, एंड जो भी कैश और टाइम इन्वॉल्व होता है वो कम हो जाता है इन केस एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के प्रोसीजर्स हैं उनमें, ठीक है। तो उनमें अगर आप सेटलमेंट करने पे लगेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम भी जाता है एंड आपके कैश भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि इन दोनों की जो अमाउंट है वो कम खर्च होती है, ठीक है। लास्ट वन इज़ और एडजुडिकेशन। यहाँ पे आप लोग जो भी हमारे कोर्ट्स हैं एंड जो भी जुडिशियल बॉडीज़ हैं आप उनकी हेल्प लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 3 थिंग्स की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेबर कोर्ट, सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, थर्ड वन इज़ नेशनल ट्रिब्यूनल। तो लेबर कोर्ट में क्या होता है, जो भी जज होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, जो कि जिसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है। इसके अलावा या फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा होना चाहिए, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी रह सकता है वो 3 इयर्स का, या फिर उसके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कोई ऐसा पर्सन जिसमें इन जो भी हमने क्वालिफ़िकेशन अभी बताई हैं इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो वो यहाँ पे जज बन सकता है, उसको अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जिन मैटर्स से हम डील करते हैं वो क्या होते हैं, अगर जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपने डूज एंड डोंट्स बनाए हैं, वर्किंग कंडीशंस जो बनाई हैं, उनके एप्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कोई अगर डिस्प्यूट है तो उससे रिगार्डिंग, ठीक है। किसी वर्कर को डिसमिस किया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया है तो इससे रिगार्डिंग, अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ है जो कि इलीगल है, ठीक है, या फिर जिसके पीछे रीजंस नहीं हैं जस्टिफाइड, उन मैटर्स पे, ठीक है। इन मैटर्स पे आपको कौन आपको जजमेंट पास करता है, लेबर कोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा वो सारे मैटर्स जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंडर नहीं आते हैं उनके आप लेबर कोर्ट में उनको लेके जा सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो लेबर कोर्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे जो जुरिसडिक्शन होता है वो वाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो भी एडहॉक बॉडी होता है, मीन्स पर्टिकुलर केस के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके वेजेस, जो भी पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट है वेजेस का, उससे रिगार्डिंग, ठीक है। हमारे जो कुछ लॉज है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज़ से कम है तो आपको 10th ऑफ एवरी मंथ उनको सैलरी प्रोवाइड करनी होती है, एंड अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आप लोग 15th ऑफ एवरी मंथ तक उनको सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट है, आपको मोड ऑफ पेमेंट में क्या आएगा कि आपको जो भी अभी करेंसी चल रही है आपको उसी करेंसी में उनको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। ये कैश में भी हो सकता है एंड बैंक ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट से रिलेटेड बातें होगी, ठीक है। आपकी कंपनसेशन है, कुछ बाकी अलाउंसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, आवर्स ऑफ वर्क या रेस्ट पीरियड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जो पेड लीव्स हैं, वेजेस हैं आपकी, ठीक है, उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स एंड रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, इन सारे मेथड्स पे या फिर इन सारे मैटर्स पे अगर आपका डिस्प्यूट होता है तो वो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं,
लास्ट वन इज नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये जो बॉडी होती है इसमें आप, दिस इज द थर्ड वन मैन एडजुडिकेटरी बॉडी, जो कि वन मैन बॉडी है, ठीक है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, एंड ये ऑफिशियल गैजेट है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये उन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करता है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। इनका जो भी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है बाकी के दोनों डिस्प्यूट से, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अगर उसको लगता है कि एक दो और एडिशनल पर्सन्स को वो लोग यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं जो कि एडवाइस कर सके नेशनल ट्रिब्यूनल के जज को, ठीक है। तो जब भी आप नेशनल ट्रिब्यूनल को रेफ़र कर देते हैं तो कोई भी लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अपना जुरिसडिक्शन नहीं देता है ऐसे किसी मैटर पे। आपका जो भी मैटर है अगर वो नेशनल ट्रिब्यूनल तक जा चुका है तो उसके बाद लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का कोई भी जुरिसडिक्शन या उनका कोई भी फैसला आपके लिए मान्य नहीं रहता है। फाइन, तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन अनदर वीडियो।